नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा इधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके अंदर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है रात को, और उसको लेके काफ़ी वहाँ बवाल जैसा मचा हुआ है। ये लड़की आईआईटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और रात को 1 बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ टहल रही थी और 3 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और दोनों को अलग करते हैं और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और आईआईटी के छात्रों ने पहले अपने निदेशक के यहाँ प्रदर्शन किया और उसके बाद ये मांग की कि आईआईटी के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल बनाई जाए। अब दिक्कत ये है कि जो आईआईटी है बनारस में, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा है, वो पहले आईआईटी नहीं था, वो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। वहाँ से मैंने पढ़ाई की है 82 से 86 में, और जब मैं 13 से 16 में पढ़ाने गया तो वो आईआईटी बन चुका था। और आईआईटी बनने के पहले भी वो बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, बेनको। यानी कि उसकी स्थापना जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलग अलग निकाय हैं, उसी तरह से एक वहाँ पे प्रौद्योगिकी का भी निकाय है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ फाइन आर्ट्स है, वहाँ और सारे विभाग हैं, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जो अब आईआईटी हो गया है। तो जब आईआईटी के छात्र ये मांग करते हैं कि आईआईटी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई जाए, तो बीएचयू के जो बाकी छात्र हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आईआईटी के छात्र कोई विशेष हैं जो उनके लिए बाउंड्री वॉल बनाई जाए? क्या उनकी लड़कियां कोई विशेष हैं, या क्या बाकी विभागों में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं? क्या उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए? तो ये एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सिर्फ बाउंड्री वॉल बना देने से लड़कियों की सुरक्षा नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप मान लीजिए कि बाउंड्री वॉल बना भी देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरे वहाँ पुरुष छात्र हैं या और जो स्टाफ हैं, बीएचयू में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहाँ प्रोफेसर ने, जब मैं पढ़ा रहा था 13 से 16, तो उस दौरान में एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर साहब ने अपने चेंबर में बुला के एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। तो प्रोफेसर भी कर सकते हैं, बाकी वहाँ कर्मचारी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी और पुरुष छात्र भी हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि उनमें से कोई महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा? तो अभी कुछ दिन पहले एक दलित प्रोफेसर ने शिकायत की है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई उसी के विभाग में, विभाग के अंदर, मतलब वहाँ के जो उसके साथ पढ़ाने वाले लोग हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने की। ये तो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। तो असल में महिला सुरक्षा का सवाल बड़ा है, और सिर्फ आईआईटी को आप एक बाउंड्री वॉल में अगर सीमित कर देंगे तो उससे ये हल नहीं होने वाला है। आप चाहे कितने कैमरे लगा दें, कैमरे लगाने के बाद भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती ही है। तो ये जो बड़ा सवाल है महिला सुरक्षा का, उस पे उत्तर प्रदेश सरकार तो ये कहती है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी, वो तो कई बार कह चुके हैं कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका कंस या रावण जैसा हाल होगा। ये उन्होंने अभी हाल में बयान दिया है। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि सबको मालूम है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की और उनका बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो यानी आपके साथ अगर सरकार खड़ी है तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं और आपका कुछ नहीं होगा। ये लोगों ने देखा है, इसलिए योगी की बातों पे किसी को भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो समाज है, समाज में इस पे विचार होना चाहिए कि महिला सुरक्षा की कैसे गारंटी हो। और ये जब व्यापक समाज में ये सोच आएगी, पुरुषों में ये सोच आएगी कि महिलाओं का हमें सम्मान करना है, उनको एक बराबरी का दर्जा देना है, उनकी अपनी एक निजता है, उसका हमको सम्मान करना है, हम किसी भी महिला के साथ कोई मनमानी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ महिलाओं में जो जागृति आ रही है, मुझे लगता है निर्भया की घटना के बाद भारत में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है,
जिसमें वो महिलाएं जिनके साथ छेड़छाड़ होती है या बलात्कार होता है, जो पहले सामाजिक दबाव में, परिवार के दबाव में कि परिवार की बदनामी ना हो, उनकी खुद की बदनामी ना हो, जो चुप रह जाती थीं, अब महिलाएं बोलने के लिए तैयार हैं। और उनके साथ कोई भी घटना होती है, अब ज़्यादातर महिलाएं उसको पुलिस थानों में, अब तो हर एक ज़िले में एक महिला थाना है, महिलाओं के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन चल रही है 1090। तो ऐसी कई सारे जगह हैं जहां पे महिलाएं जाके अपने साथ हुई छेड़छाड़ या बलात्कार की घटना के बारे में बता सकती हैं और उस पर कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं जो महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं। लखनऊ के अंदर जैसे हमसफ़र संगठन है जो महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता भी देता है। अगर किसी महिला के साथ ज़्यादा हिंसा हो रही है, वो अपने पति से अलग होती है, घरेलू हिंसा हो रही है और वो तलाक लेती है, तो वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बने, इसके भी कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, जो महिला पहले अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बारे में कहती नहीं थी, अब वो खुल के बोलने लगी है। तो ये भी होना ज़रूरी है कि महिला अपने अधिकार को पूरी तरह से जाने, समझें और उनके साथ उनके किसी भी अधिकार का हनन हो। यहाँ तक कि अब तो महिला के साथ हिंसा की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया गया है। आप किसी महिला को उसके मन मुताबिक पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप उसकी मनमर्जी से उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, आप उसको घर में उसके खर्चे के लिए आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं जो उसको अपने खर्चे के लिए चाहिए, आप उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब अब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और जब वो अपने आप को सशक्त महसूस करेंगी कि किसी भी परिस्थिति में बिना कोई संकोच किए हुए, बिना कोई समझौता किए हुए वो अपनी आवाज़ उठा पाएंगी, उनके साथ जैसे ही कहीं छेड़छाड़ हो सार्वजनिक जगह पे, घर में, वो तुरंत आवाज़ उठाएं, तो स्थिति बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी ज़रूरी हैं, जिसमें एक तो पुरुषों को ये लगना कि महिला का वही दर्जा है समाज में जो पुरुषों का है, अधिकार के हिसाब से, सामाजिक हैसियत के हिसाब से। अभी दिक्कत यह है कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में बहुत सारे पुरुषों को ये लगता ही नहीं है कि महिला को पुरुष के बराबर दर्जा है। बहुत सारे जगहों पे जहां महिलाओं की नियुक्तियां हैं या महिला चुनी गई हैं, जैसे कोई महिला ग्राम प्रधान है, लेकिन उसका कार्य उसका पति देख रहा है, उसका बेटा देख रहा है। तो अभी भी हमारा समाज इस मामले में पिछड़ा है कि वो अभी नारी को समानता का दर्जा नहीं देता। और इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सप्त क्रांति में जो सबसे पहला बिंदु रखा है वो नर नारी समानता का रखा है। और उनका मानना था कि जितने भी किस्म की गैर बराबरियां हैं समाज में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, पढ़े अनपढ़े के नाम पे, उसमें जो सबसे कठिन गैर बराबरी है जिसको दूर करना जरूरी है वो है नर नारी समानता। यानी आखिरी जो बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी वो नर नारी समानता की ही लड़ाई लड़ी जाएगी, जब हम सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके होंगे। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसको पहले स्थान पे रखा, जबकि उस समय भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था, जबकि उस समय कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी सड़कों पे या समाज में कि नारी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय डॉक्टर लोहिया ने नर नारी समानता का नारा सप्त क्रांति में नंबर 1 पे रखा। और इसका महत्व इसी से समझ में आता है कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम संपूर्ण रूप से एक मानवीय समाज नहीं बन पाएंगे। तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत सारे देशों में, समाजों में महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल गया है। जैसे हमारे यहाँ अब लड़कियों को पढ़ने लिखने की छूट है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 1848 में
लड़कियों को शिक्षा की छूट नहीं थी, वो विद्यालय नहीं जा सकती थी। और जब सावित्रीबाई फुले ने ये काम शुरू किया तो उनको कितना झेलना पड़ा। उनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। उनके ससुर ने उनको और उनके पति को घर से निकाल दिया और फिर उन्होंने उनके पति ज्योतिबा फुले के एक मुस्लिम मित्र के घर में जाके उन्होंने एक विद्यालय शुरू किया, जहां उस परिवार की महिला फातिमा शेख ने भी सावित्रीबाई फुले के साथ पढ़ाना शुरू किया। और इस तरह से महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे करके महिलाएं एक एक क्षेत्र में आती गई और अब तो शायद कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जो पहले जहां सिर्फ पुरुष काम करते थे और अब महिलाएं हैं। और ये भी बात सही है कि जब महिलाओं की संख्या सार्वजनिक जगहों पे बढ़ेगी, सार्वजनिक यातायात के साधनों में, सड़कों पे, शिक्षा संस्थानों में, सरकारी कार्यालयों में और किसी संस्थान में, तभी महिला ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जहां उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी वहां उनके साथ छेड़छाड़ करना और मुश्किल होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो समाज में हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। धीरे धीरे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है। लेकिन ये शर्म की बात है कि उसके बाद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी घटना हो जाती है। लेकिन मेरी सलाह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र छात्राओं से ये है, चूंकि मैंने वहाँ पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, कि देखिए आपकी बाउंड्री वॉल बनाने से समस्या हल नहीं होगी। आपको तो इस बात के लिए काम करना चाहिए कि हर एक पुरुष हर एक महिला को बराबरी की दृष्टि से देखे, उसकी निजता का सम्मान करे, और दूसरा, हर एक महिला अपने आप में इतनी सशक्त हो कि उसका कोई शोषण न कर सके। ये जो एक प्रक्रिया समाज में चल रही है, अगर आप इस प्रक्रिया में लगेंगे तो सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही नहीं, सिर्फ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ही नहीं, पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, और सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों, और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वो गांव हैं जिन्होंने आपके संस्थान को बनाने के लिए जमीन दी है। अगर आप देखें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चारों ओर एक घनी आबादी है और एक के बाद एक गांव है, जिन गांवों के बीच में कोई दूरी नहीं है, वो सटे हुए गांव हैं। तो इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गांव पहले वहां पे थे जहां आज विश्वविद्यालय है, और जब विश्वविद्यालय के लिए जमीन खाली कराई गई तो इन सब लोगों को किनारे पे ढकेल दिया गया, और इसलिए ये इतनी घनी आबादी में जीने के लिए मजबूर हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आपके विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी है। आप इनको बाहरी नहीं मान सकते। बाहरी तो हम लोग हैं जो बाहर से जाके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। और लड़की अगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में छेड़ी जा सकती है तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बाहर भी छेड़ी जा सकती है, और आसपास के गांव में भी छेड़ी जा सकती है। हमें सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी है, हमें कहीं पे भी रहने वाली लड़की या महिला की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, और हमें पूरे समाज में महिला सुरक्षित रहे, इसके लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।